दिमाग को तेजस्वी बनाने के लिए, दिमाग को चार्ज करने के लिए, अपनी मस्तिष्क की ज्ञान तंतुओं को सक्रिय करने के लिए छोटे छोटे 10 कीमिया मंत्र देता हूं। नंबर 1, हमेशा अपने दिमाग को तरोताजा रखो। फालतू के विचार, कौन से? 2 तरह के विचार होते हैं, एक पालतू विचार, एक फालतू विचार। कौन कौन से? एक पालतू विचार, एक फालतू विचार। ये जो फालतू की बातें होती है, बेवजह की बातें। अब पड़ोसी की बेटी किसके साथ गई, आई कि नहीं आई, पड़ोसी के घर पर क्या हुआ नहीं हुआ, उसके घर पर यह हुआ कि नहीं हुआ, उसकी बेटी किसके साथ क्या कर गई, इन सब बातों को अपने दिमाग में कचरा इकट्ठा करने से नगर पालिका की कचरा पेटी में कचरा कम होता है और हमारे दिमाग में कचरा है। चेक कर लो, भले जिसको करना हो खोल लो अभी। और आप खोलेंगे तो आप कहेंगे, अरे यार कितना ऑपरेशन किया तो कितना भयंकर वाला कचरा मेरे दिमाग में भरा पड़ा है। आप तो दंग रह जाएंगे, इतना कचरा मेरे इतने से दिमाग में, इतना छोटा सा दिमाग, 9 बाई 6 इंच के दिमाग में दुनिया भर का कचरा हमने इकट्ठा कर करके रख रखा है। अब जरा बताओ कि हमारी ज्ञान कोशिकाएं कैसे काम करेगी। नंबर 1, ध्यान रखो, दिमाग को हमेशा तरोताजा रखो। और तरोताजा रखने के फालतू की बातें बाहर, फालतू की ये बात बाहर। जैसे कई बार अपन दिवाली को करते ना, घर में फालतू कचरा है फेंको रे, ये कचरा फेंको रे, ये कोई काम नहीं आ रहा फेंको रे। एक बार फालतू के कचरे को भी दिमाग से निकाल के खुद को बोला करो फेंको रे। अब वो करे करे नहीं करे उसकी कर्म वो जाने, मैं किस किस के पीछे पड़ूं। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने मुझे और आपको नहीं दे रखा है जो हम फालतू की बातें डोरे हैं। दिमाग को हल्का रखो। क्या रखो? 1.25 किलो के दिमाग में आपने 1.25 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा कर रखा है। कितना भार बताया? 1.25 किलो के दिमाग में आपने 1.25 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा कर रखा है। भार मुक्त हो, हल्के कर दो। हाँ, दूसरा काम जरूर किया करो और वह है सुबह सुबह की सैर। या तो मॉर्निंग वॉक करते खुली हवा जरूर खाओ, किसी बगीचे में जाकर, किसी उपवन में जाकर, किसी शांत स्थान पर जाकर थोड़ी देर वहाँ पर शांति से टहल लो, ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो। इससे भी हमारी मानसिक प्रज्ञा जागृत होती है। ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, दोनों आंखें, दोनों भौहें और भौहें के बीच जो हमारा आज्ञा चक्र है, जिसको हम ज्ञान चक्र कह दें, ज्ञान केंद्र कह दें, दर्शन केंद्र कह दें, यहाँ पर बैठकर 10 मिनट ऐसे ही ध्यान जरूर किया करो। क्योंकि आज्ञा चक्र पर, जिसे हम दर्शन केंद्र बिंदु कहते हैं, वहाँ पर अगर हम निरंतर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो वहाँ पर प्रकाशमयी स्वरूप को हम देखेंगे और वही प्रकाशमयी स्वरूप हमारा भीतर का ज्ञान होता है। नंबर 3, जब भी पढ़े तो मनोयोग पूर्वक पढ़ें। दिमाग में ले लो, अगर आप हमारी किताबें भी पढ़ते हैं, जब भी पढ़ें बहुत मनोयोग पूर्वक पढ़ें। चलो समझो आपने किताब ली, घड़ी सामने लेकर बैठो, बाकी सबको छोड़ो। समझो केवल चंद्रप्रभु जी महाराज को अपन पकड़ते हैं, पकड़ लें, आदमी काम के हैं, पकड़ लेते हैं। और अपन ने पकड़ लिया, समझ लो इनकी 400 किताबें हैं। कितनी? 400 किताबें। एक किताब में एवरेज में मान लेते हैं 150 पन्ने हैं, 125 पन्ने हैं। तो 400 किताबों में कितने पन्ने होंगे कुल? कितने? बुद्धि लगाओ। एक किताब में अगर 150 पन्ने हैं, 100 किताब में कितने हुए? बोलिए। 15,000 पन्ने। और 400 किताब में 60,000 पन्ने। 50 से 60,000 पन्ने हैं। हम जब किसी किताब को पढ़ने के लिए बैठेंगे, समझ लो हमने बाकी सबको छोड़ा, चलो मैं नियम लेता हूं, मैं केवल चंद्रप्रभु जी की जितनी किताबें हैं उनको पढ़ूंगा। आपने किताब लेकर बैठे हैं, आप लगभग 20 मिनट में हम लगभग कितना मैटर पढ़ लेते हैं? 4-5 पेज तो आराम से पढ़े जाते हैं। 20 मिनट में 5 पेज अगर आपने पढ़े हैं, एक दिन में आपने 5 पेज पढ़े, तो महीने भर में बुद्धि लगाओ, 150 पेज पढ़ लिए। और साल भर में कितने? महीने भर में आपने अगर रोज के 5 पेज, 10 दिन में 50 पेज, महीने में 150 पेज, साल भर में 1800 पेज। मैं कहता हूं अगर आपने रोज उस 4-5 पेज को आप पढ़ते रह गए, 5 साल के बाद आप दूसरे चंद्रप्रभु जी बन जाएंगे। कितने साल के बाद? 5 साल अगर आप रोज 5 पेज पढ़ते रहे तो वो प्रज्ञा जो इनके पास है
वो आपके पास आ जाएगी, क्योंकि इनका ज्ञान ही तो इनकी किताबों में आया हुआ है। ऐसा हम हर महापुरुष के साथ, हर ज्ञानी व्यक्ति के साथ, हर दुनिया के लेखक व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। इसलिए मैं 5 पेज रोज पढ़ने चाहिए। कोई व्यक्ति अगर 5 पेज का स्वाध्याय रोज करता है तो 5 साल में वो प्रकांड विद्वान और पंडित बन जाता है। पर ध्यान रखें, जब पढ़ें तो मनोयोग पूर्वक पढ़ें। हाँ, पढ़ाई के लिए ध्यान रखें, बच्चों को ज्यादा टोका टोकी ना करें। समझ रहे हैं? पढ़ाई के लिए बच्चों को ज़्यादा टोका टोकी, प्रोत्साहित कीजिए, उसे तैयार कीजिए। पर बार बार अगर आप प्रेशर डालेंगे, बार बार अगर आप दबाव डालेंगे, बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है, फिर वो पढ़ नहीं पाता है। फिर वो ठीक है आपके कहने पर बैठ गया, आपका मान रखने के लिए बैठ गया कि ठीक है बैठ जाता हूँ मम्मी कहती है तो, पर उसका मन नहीं होगा उन सबको पढ़ने के लिए। ज़्यादा दबाव मत डालो, प्रेरित करो। हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा है, तेरी बुद्धि बहुत तेज है, थोड़ी मेहनत करेगा ना। अरे तू, मेरी तो बचपन में कुछ भी बुद्धि नहीं थी। आप कहेंगे मैं तो, लोगों के क्या होता है अपनी सीखी बगाड़ते हैं, मैं तो बचपन में ये था, मैं तो बचपन में ये था, मैं तो बचपन में ये था। वो एक बाप ने अपने बेटे से कह ही दिया कि बेटा तू क्या पढ़ता है रे, मैं तो जब 16 साल का था ना, मैंने मैट्रिक पास कर लिया, तू तो 16 साल का केवल 7वीं में बैठा है अभी तक। क्या कहा? मैं तो 16 साल का था तो मैंने मैट्रिक पास कर लिया, तू तो अभी तक 7वीं में बैठा है। उसने कहा पापा जी रहने जो, राजीव गांधी जब 45 साल के थे तो प्रधानमंत्री बन गए, आप तो हमारे घर में ही बैठे हो। तो आप वैसा बोलेंगे तो बच्चा भी वापस वैसे ही सोचेगा ना आपके लिए। उसको टोका टोकी मत कीजिए, उसको प्रेरित कीजिए। अगला कदम आप ध्यान रखें तो रख सकिए, और वह अगर आप ज्ञान को पाना चाहते हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा मीठी चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा राजसिक और तामसिक चीज़ें मत खाइए। भोजन को बहुत सात्विक कीजिए। सच्ची बताता हूँ, एक दिन शाम को आप दाल बाटी चूरमा जम के टिका लीजिए, और टिकाने के बाद अब रात को आप आधे घंटा पढ़ाई करने बैठिए, कि किताब पढ़ने बैठिए, कि सामायिक करने बैठिए, कि प्रतिकोण करने बैठिए। कभी झेरियाँ आएगी, कभी डकारें आएगी, कभी मन उछलेगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा। और सच्ची कहता हूँ, एक दिन एम्बिल का खाना खा करके शाम को पढ़ने बैठिए, लेकिन बिल्कुल हल्के फुल्के महसूस करें। या एक समय खाना खा लिया, हल्का फुल्का खाना खाइए, भोजन को बहुत सात्विक लीजिए। जब भी पढ़ें, अब अगला कदम, जब भी पढ़ें सहारा लेकर मत। स्वामी श्री विवेकानंद कहा करते थे कि व्यक्ति के प्राण ऊर्जा को जागृत करने के लिए, उसे सदा आजीवन यौवन अवस्था को जीने के लिए एक ही मंत्र है कि वो अपना मेरुदंड को हमेशा सीधा रखे। किसको सीधा रखे? अपने मेरुदंड को हमेशा सीधा रखें। जब भी हम अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लटक कर ना बैठें, यूं ना बैठें। देखो, जब आप ध्यान में भी बैठते हैं ना, अगर आपने थोड़ी सी कमर झुका ली या थोड़े से यूं लटक गए तो झेरी आने लग जाएगी, माला में झेरी आने लग जाएगी। पर आप सीधी कमर बैठे हैं, गर्दन सीधी है, ना कोई झेरी आएगी, ना कोई प्रमाद आएगा, ना कोई निद्रा आएगी। सावधान मुद्रा में जब आप बैठकर स्वाध्याय करेंगे, आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर पढ़ सकते हैं। देखो, जब आप लेट जाते हैं ना, शरीर में प्रमाद या नींद कैसे आएगी, और बिना नींद लिए भी हम कैसे लेटे रह सकते हैं। जब आप लेट जाते हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? कमर को ढीला छोड़ते हैं और अपने दोनों पाँव के अंगूठों को यूं फैला देते हैं ना। आज आप प्रयोग करना, दोनों अंगूठों और एडी को आप चिपका के रखना, 4 नींद की गोलियां खा लेना, आपको नींद नहीं आएगी। जब आप सो जाओ, लेट जाओ, लेटने के बाद एडी और दोनों अंगूठों को, पाँव के, इनको आपस में चिपका के रखना। आप लाख कोशिश करेंगे, नींद ना आएगी, क्योंकि वो लेटे हुए की गई सावधान मुद्रा है। ऐसे ही अगर हम स्वाध्याय करने के लिए जब भी बैठें, अपनी कमर को अगर हम सीधा करके बैठेंगे तो हमें तंद्रा, हमें आलस्य, हमें नींद, हमें झपकियाँ, ये सब नहीं आएगी। मनोयोग पूर्वक हम पढ़ पाएंगे। आदत डाल सके तो जरूर डालें अपने दिमाग को तेजस्वी रखने के लिए, और वह सूर्योदय से पहले जरूर जग जाया करें। अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए। आपको पता है, अभी किसी बड़े बुजुर्ग को मैं खड़ा कर दूं ना, वो बचपन में पढ़े हुए पहाड़े सुना देंगे, है ना? होंगे ना आप में कई लोग जो बचपन में पहाड़े पढ़े हुए हैं, 3री 4थी क्लास में जब आप 8-9 साल के थे तब के पहाड़े आप सुना देंगे। और अब के बच्चों की हालत ये है कि अगर वो MBA में है, पिछले साल की बातें उसको पूछेंगे वो नहीं बता पाएगा, पिछले 2 साल पहले की किताबें नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि अब वो रात भर जग कर पढ़ता है। आगे पाठ पीछे सपाट। क्या होता है? आगे पाठ और पीछे सपाट, आगे बढ़ता और पीछे खाली होता रहता है। रात को आप 8 घंटे पढ़ते हैं, इसके बजाय सुबह अगर आप 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। 2-4 खाने पीने की चीज़ें और 1-2 दवाई भी, कागज़ पेन हो तो नोट कर लें। नंबर 1, आप बड़ी उम्र में भी इसे ले सकते हैं और बच्चों को तो आराम से दे सकते हैं, जो हमारे दिमागों को तेजस्वी करती है। नंबर 1 ब्राह्मी, नंबर 2 शंख पुष्पी।
ये आयुर्वेद की 2 दवाइयाँ हैं जो हमारे चित्त में एकाग्रता लाती है, मन को शांत भी करती है, दिमाग को तेजस्वी भी करती है, दिमाग को एकाग्र भी करती है और दिमाग के सोए हुए ज्ञान तंतु ज्ञान सेल्स को उसे जागृत भी करती है। नंबर 1 ब्राह्मी और नंबर 2 शंखपुष्पी। ये दोनों आयुर्वेद के सिरप आते हैं, आप प्रेम से अपने घर पर ला सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े, खुद को लगे थोड़ा तनाव हो रहा है, थोड़ा भारीपन हो रहा है, थोड़ा सिर में वो हो रहा है, बच्चों के परीक्षा का समय आ रहा है या उससे पहले भी रोज़ 2 चम्मच, शरबत जैसा स्वाद होता है, आप प्रेम से इनको दे सकते हैं। खाने पीने में हम कई चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे मुलहटी, नाम सुना है ना आपने? आयुर्वेद का इसे रत्न कहा जाता है। दिमाग के लिए और शरीर में शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो रामबाण दवा का काम करती है उसका नाम है मुलहटी। क्या नाम है? मुलहटी। मारवाड़ में इसको मरेटी कहते हैं। छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े आते हैं ना, देखे ना आप सभी ने, दोनों तरफ से पीले पीले होते हैं। बाजार से पिसी हुई न लाएं, घर पर लाकर कूट लें और कूट कर वो जो मैदे की चलनी या आटे की चलनी होती है ना, उससे छान लें या पतले कपड़े से, सूती कपड़े से छान लें और उसका जो पाउडर है रोज आधा चम्मच। 100 बीमारियों के लिए एक दवा का काम जो मुलहटी करती है वो हमारे दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फलों में हम जामुन का प्रयोग कर लें, नारियल का प्रयोग करें, लीची, आम, सेब, संतरा, टमाटर, ये सब वो चीज़ें हैं जिनका हम अपने शरीर में अगर सेवन करते हैं, बुढ़ापे में भी हमारे दिमागों को सक्रिय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। एक बात और ध्यान रखें, अपने दिमाग को आयु के हिसाब से न बांधें। ये न कहें मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता। इसकी भी प्रक्रिया बता देता हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को आज भी अगर प्रतिक्रमण याद करना शुरू करना है, भले ही वो 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का भी क्यों नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर बूढ़ा होता है, आदमी का दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो आप आराम से अभी भी किसी भी चीज़ को याद करना चाहें तो आराम से याद कर सकते हैं। जब आप याद करें, जैसे समझिए लोगस्य का पाठ है, आपको इसको याद करना है तो याद करने की प्रक्रिया ऐसा नहीं कि आप देखकर पूरा बोल रहे हैं, ऐसे याद नहीं होगा। क्रमशः 3-3 शब्दों को हमें पकड़ना पड़ेगा। चूंकि थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई तो हो सकता है थोड़ा प्रयास और करना पड़े। बचपन में तो दिमाग इतना सक्रिय हो सकता है, इतना सक्रिय हो सकता है। संबोधि धाम है ना जोधपुर में, वहाँ पर संबोधि ध्यान योग शिविर होते हैं, अपन यहाँ भी करेंगे। पर मैं आपको बताऊँ, संबोधि धाम में ऐसे कई बच्चे केवल संबोधि साधना विधि और ध्यान विधि से तैयार हो गए हैं जो आंख पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ सकते हैं। भले 3 साड़ियाँ उनके पूरी आंख पर बांध दो, पूरा काला कपड़ा उनकी आंख पर बांध दो, वो पूरा आराम से पंडाल में चल लेंगे, आदमी का चेहरा देखकर नाम बता देंगे, किताब पढ़ लेंगे, डॉलर है कि नोट है बिल्कुल बता देंगे, हाथ में 1000 का नोट दो, 2000 का नोट दो, 1 सेकंड में बताएंगे ये 1000 का नोट है, 2000 का नोट है। बच्चों की प्रज्ञा जल्दी जागृत हो जाती है। ध्यान और योग के प्रयोग से उनकी प्रज्ञा को जागृत किया जाता है। मतलब मैं कह दूं, अगर सैकड़ों बच्चे संबोधि धाम से जुड़े हुए बच्चे हैं जो आराम से किताब आंख पर पट्टी बांधकर पढ़ सकते हैं। अभी जो हमारे गृहस्थ जिनके बड़े भाई साहब आए हुए थे, अशोक भाई साहब, उनकी पोती तो मतलब ऐसे स्पीड में पढ़ेगी इंग्लिश की किताब, भले उनके आंख पर 10 पट्टियां बांध दो। बस उसने ध्यान का प्रयोग किया संबोधि धाम में आकर के, और इसी ध्यान के प्रयोग ने उसके मस्तिष्क की सोई हुई प्रज्ञा को जागृत किया, जिसे हम हमारी सदियों से भारतीय संस्कृति कहती रही तीसरा नेत्र। कौन सी आंख? तीसरी आंख। इस आंख का नाम होता है प्रज्ञा की आंख। कौन सी आंख? प्रज्ञा की है वो आंख होती है जिससे आदमी ध्यान के प्रयोग करके अगर जगा लेता है तो आदमी बिना आंखों को खोले दुनिया को पढ़ने की ताकत हासिल कर लेता है।